अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट अदालती कार्रवाई पर बड़ा सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस ने इस पिटीशन पर जो बेंच बनाया, उस पिटीशन पर बेंच बनाया जो डिसमिस हो चुकी थी। अब इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। यह अतर मिनल्ला साहब का फैसला कहता है जिस अंदाज और तरीके से यह कार्रवाई शुरू की गई, इसने अदालत को गैर जरूरी तौर पर सियासी तनाजात से दो चार कर दिया है। ये 22 करोड़ अवाम भेड़ और बकरियां नहीं है जिनको कुछ नजर ना आए। ये बात आया हो चुकी है कि इमरानदारी की जा रही थी, इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी। अदालती कार्रवाई के ऊपर झूठ बोलकर 3 बेंच बना दिया गया उस पिटीशन के ऊपर जो डिसमिस हो चुकी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी यही मुतालबा किया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इस नोट में उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस की कार्रवाई में अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार किया गया। मैंने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी और इससे मुतनाज़ सूरत हाल से बचा जा सकता था। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल वक्त था। सियासतदान मामलात अदालत में लाते हैं तो वो हारते या जीते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगरे सियासी नोयत के तनाज़ात में घसीटा गया है। सियासी जमात ने अपोजिशन का किरदार अदा करने की बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। अदालत को दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नियति भी देखनी चाहिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियां तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस अतर मिनल्ला का यह नोट 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसके बाद हुकूमत ने आज फिर से एक पोजीशन ये ले ली है कि यह फैसला 4-3 का था। आज कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इस इजलास में भी मुल्क में आम इंतखाबात एक ही रोज कराने से मुतालिक सूबों की राय ली गई, जबकि हसास इदारों के सरबराहान और मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरीज जो थे उन्होंने सिक्योरिटी और फंड्स की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी। अब क्या वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे का जवाब है? अदलिया में ये तकसीम बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट आने के बाद फैसले पर फिर से सवालात उठे। क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। एक और इशू है, बड़ी आम खबर है, बलूचिस्तान से आई, जहां सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने कलदम बलोच नेशनल आर्मी बानी और दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। ISPR की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि गुलजार इमाम को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। 2017 में वो अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर भारत भी जा चुका था, जबकि बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के TTP के साथ भी ताल्लुकात हैं। ये बरामदा भुगती का नायब भी रहा है और इसकी जो गिरफ्तारी है वो सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस हवाले से भी बात होगी। क्विकली मेरे साथ आज जो डिबेट के लिए मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करा देता हूँ। हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, सीनियर लॉयर हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब। हैदर वहीद साहब, अगेन सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट, लीगल इशूज़ पर हम इनसे रहनुमाई जो है वो लेते रहते हैं प्रोग्रामों में। हैदर वहीद साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर ऑन अब्बास साहब जो है वो भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे आज की इस बहस में। हसन रजा पाशा साहब, सबसे पहले मैं आपसे इस बहस का आगाज़ करना चाहता हूँ। एक तो इस्तीफे का मुतालबा है आज जो मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस से किया है, और दूसरा अतर मिनल्ला साहब का जो नोट है जिसे हुकूमत ये कह रही है कि उनकी पोजीशन जो है उसकी एंडोर्समेंट हो गई है। क्या वाकई ऐसा है? जहाँ तक मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के नोट का तल्लक है तो ये एक
डिटेल ऑर्डर है उस शॉर्ट ऑर्डर का जो उन्होंने बेंच से लादगी से पहले उन्होंने लिखा था, तो उसको उसी की कंटिन्यूएशन तस्वर किया जाए। अच्छा। और उसमें भी उन्होंने कैटेगरिकली ये मेंशन किया था कि तीनों पिटिशंस और सुओ मोटो केस डिसमिस्ड, और साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया था कि मैं बेंच में रहने के लिए अवेलेबल हूँ चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पे। अच्छा। सो ये पहले भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं वॉलंटरीली रिक्यूज कर रहा हूँ बेंच से, और ना अब कहा है, बल्कि अब थोड़ा सा उन्होंने एलेबोरेट किया कि 27 फरवरी को टी रूम में ये तय हो चुका था कि आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस बेंच। और उनके लिए हैरानगी का बायस बना जब बेंच की तश्कील हुई तो उन्हें और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को अलॉन्ग विद 2 अदर जजेस जिन्होंने वॉलंटरीली रिक्यूज किया था उनके साथ वो कर दिया, और वो बैलेंस बरकरार रखने के लिए कि ठीक है जी 2 इधर से गए 2 इधर से गए, और अब 5 रह गए, और 5 की भी फॉर्मेशन आप लोगों से ही हमने आपके जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद हैं उन्होंने भी ये वहीं पे तय हो गया जाएगी 3-2 से अब आएगा फैसला। सो ये चीज़ें कुछ ऐसी नविश्ता दीवार टाइप हो गई हैं कि जब भी बेंचेस बनते हैं मखसूस केसेस के लिए, जब मखसूस बेंचेस बनते हैं अच्छा। तो उनकी फॉर्मेशन और उनकी डिसीजन की हद तक बात आ जाती है, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे साबित भी ये हो जाता है कि ये किस रेशो के साथ अच्छा। फैसला है। लेकिन अब ये फैसला आपकी नजर में क्या है? ये 4-3 है या जो है वो 2-1 का जो है वो 3-0 का जो है वो फैसला करता हूँ। देखें, इनिशियली जब बेंच की तश्कील हुई तो 9 रुकनी बेंच था। बार काउंसिल ने एक मुअज़्ज़ज़ जज पे एतराज़ किया कि वो नहीं बैठने चाहिए, और हुकूमती इत्तेहाद ने 2 जजेस पे एतराज़ किया, जिनमें एक वो भी थे जिनको बार काउंसिल पे का एतराज़ था। सो वो 2 उनकी हद तक वो चले गए, लेकिन और उनकी कोई ओपिनियन नहीं थी, यानी मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसान और मिस्टर जस्टिस नकवी, इन दोनों की डे 1 से, यानी जब से बेंच की तश्कील हुई, कोई ऑब्जर्वेशन वर्डिक्ट नहीं था कि ये पिटिशंस अलाउ हैं। अच्छा। या ये पिटिशन डिसमिस्ड है। अब आ जाते हैं मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिल्ला, उनका ये आ गया बाकायदा एक शॉर्ट ऑर्डर आ गया जिसको इख्तलाफी नोट उस वक्त कहा गया, और उन्होंने ये लिखा कि तीनों पिटिशंस और सुओ मोटो डिसमिस्ड। तो उनका ओपिनियन इन प्रोसीडिंग्स में आ गया। ठीक है। फिर यहाँ सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जब 5 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील हुई तो उसमें 2 जजेस ने फिर मंदोखेल और उनके साथ अब उन्होंने भी ये कहा कि जनाब उन ब्रदर जजेस के जो 2 इख्तलाफी नोट थे उनको इसका हिस्सा बनाया जाए, और उन्होंने 4-3 के हिसाब से फैसला कर दिया। फिर उनको भी फारग कर दिया गया, फिर 3 रुकनी, और उनको फारग किस तरह किया गया आप देखें कि जस्टिस मंदोखेल किस तरह इलादा हुए बेंच से, और वो ऑर्डर आपने देखा कि वो क्या है, और उन्होंने जो एंड पे एक लाइन लिखी, वो ये लिखी कि मैं इस बेंच में तो अपने आप को अनफिट मान रहा हूं कि मैं, लेकिन मैं फुल बेंच के लिए अवेलेबल हूं। अच्छा, तो आपकी नजर में फिर ये इख्तलाफी नोट तो ना हुआ? ये तो मेरे हिसाब से, मैं तो पहले भी कहता था कि ये 4-3 जो लिखा है, ये अगर 4-3 माना जाए तो फिर चीफ जस्टिस वाला इख्तलाफी नोट होगा, ये फैसला होगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, चारों के चारों इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। हाँ, ये कोई हाई कोर्ट या सेशन जज नहीं है। ठीक है, क्यों आप इनको निकालते हैं? ठीक है, मैं जरा हैदर वहीद साहब, तो आपकी इस पर क्या राय है? 4-3, 3-2 या 3-0, ये क्या फैसला है सर? इख्तलाफी नोट किसका है, फैसला किसका है? ये अच्छा सवाल है, और काश के ये आसान सवाल होता। देखें, इसमें अब ये है कि जो आखिरी फैसला हमारे पास है वो 3 मेंबर बेंच का फैसला है, जो कि रद्द करता है इस ऑब्जेक्शन को कि ये तो 4-3 से फैसला हो चुका, और जिस फैसले की आप इम्प्लीमेंटेशन या जो बुनियाद है आपके इस फैसले की, वो फैसला ही नहीं है। अब उसको 3 मेंबर बेंच ने किया रद्द।
गलत किया, सही किया, उन्होंने रद्द किया। अब मेरे ख्याल से दो चीजें हैं जो करनी चाहिए। एक तो जो सुओ मोटो का फैसला है, जिसको कोई 3-2 कह रहा है, कोई 4-3 कह रहा है, ऑफिशियली जारी किया हुआ है। एक तो ये, इस पे भी अभाम है। मैं तो उसमें एक दरखास्त डालता और कहता कि भाई आप पहले तो फैसला 4-3 का जारी करें, ये तो 4-3 से डिसमिस हो चुका है। फिर देखता मैं कि वो क्या जारी करते हैं। अगर वो 3-2 को ही कर देते हैं तो जाहिर है उसका रिव्यू होना चाहिए कि 3-2 का तो नहीं है, तो 4-3 का फैसला। लेकिन अभी ये हुआ नहीं, अभी वहां पे भी 3-2 का मगर ही। ये दरखास्त आपके ख्याल में, ये दरखास्त आपके ख्याल में हुकूमत को ये डालनी चाहिए थी दरखास्त? बिल्कुल डालनी चाहिए थी, पीएमएल नून को डालनी चाहिए थी। ये सवाल तो सुप्रीम जिस तरह कोर्ट ने उन्होंने अपना वो जो डिसोल्यूशन ऑफ फैसला असेंबली को भी दिया, चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन नहीं चैलेंज किया। उसके बाद ये जो 9 रुकनी मेंबर्स थे, उन्होंने इंटरवीनिंग जो साइन करके दिया फैसला, 2 जज के मेंटेनेबिलिटी पे डिसमिस करने के बाद के चीफ जस्टिस रिकॉन्स्टिट्यूट करें बेंच, मेरे ख्याल से वो फैसला भी गलत था। उसको रिव्यू करना चाहिए था कि जब 2 फैसला कर चुके हैं तो फिर ये किस तरह रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है बेंच, वो भी नहीं किया गया। तो ना उसको रिव्यू किया या उसको चैलेंज किया, ना 3-2 को चैलेंज किया, ना 4-3 का मांगा, ना ये 3 जजेस का फैसला भी जो है जो रद्द करता है इस ऑब्जेक्शन को, उसको अभी तक चैलेंज किया गया, ना रिव्यू फाइल किया गया। अपील का भी हक आने को है। अगर अपील का हक आ जाता है तो फौरी तौर पे इसको अपील किया जाएगा और यही कहा जाएगा कि जो आप इम्प्लीमेंट जिस फैसले को कर रहे हैं, आप सर बड़े केसेस, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, केसेस को देखते हैं। अगर फैसले की बात हो, फैसले पे कोई कंफ्यूजन हो, कुछ वर्डिंग का मसला हो, तो आमतौर पर बहस होती है, उस पर क्रिटिसिज्म होती है, उस पर दो राय होती है। लेकिन ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। कितना अनयूजुअल, कितना गैर मामूली है आपके लिए, आप जैसे लॉयर्स के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात की डिटर्मिनेशन शायद नहीं हो रही कि कौन से जज बेंच में थे, कौन से अलग हो गए, किस वक्त तक कोई रहा और किस वक्त जो है वो कोई अलग हो गया, और फिर अब ये फैसला जो है वो किसका माना जाए? देखें, ये बिल्कुल मायूब सी बात बन गई। खामखा में एक कॉमेडी ऑफ एरर्स से एक ट्रेजेडी बन गई। एक तो डोगर साहब का केस है, दो जज रहमान को पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने सोचा नहीं कि अगर वो इस तरह से, चाहे उनकी नीयत सही हो, अगर वो एक अनरिलेटेड केस में कहते हैं कि आप सुओ मोटो लें, उन्होंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या पॉलिटिकली इसको किस तरह यूज किया जा सकता है या मिस यूज किया जा सकता है। अभी हम सही गलत पे जा ही नहीं रहे। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद जो है वो फुल कोर्ट करते कराते 5 मेंबर बन गए। फिर उन्होंने जो तश्कील भी बेंच की दी, उसके बाद भी जो हुआ, हमने 9 बने, फिर 7 बने, फिर 5 बने। तो ये अब आप सोचें कि अगर ये कोई पहले ही पिटीशन पीटीआई फाइल करती और ये 3 मेंबर ही सुनते, तो आज से कम मेरे ख्याल से 1/4 बहरान होता, कम से कम होता। फिर भी फुल कोर्ट की डिमांड और सब कुछ होता। और जाहिर है जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते वो छोड़ते नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे तो कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, बच कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, पक्का शौक सी। अच्छा, तो ये देखें, लेकिन बात सारी, लुक, ऑल थिंग्स गिवन, लॉ सही है या गलत है, या जजमेंट सही है या गलत है, उसको आपको इम्प्यून करके गलत को सही दिखाना होगा, सही को गलत, मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई, अब ये कानून जिस तरह आता है, अब जब तक ये कानून है आप नहीं कह सकते आईनी तरमीम से नहीं हुआ, ये गलत है। आप इसको गलत करार देंगे तो गलत है, वरना बुक्स पे है तो है। इसी तरह से लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। अब ये हर कोई, बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, वो ग्रे एरियाज क्या ये सियासी जमातें खुद रखना चाह रही हैं, ये भी एक सवाल है। मैं ऑन अब्बास साहब, आज की क्या इस पर राय है? और दूसरा, ये जो आज मुतालिबा नून लीग की तरफ से आया है, विफाकी, अब तो नून लीग का नहीं, पहले सुबह नून लीग का था, लेकिन विफाकी हुकूमत ने उसके बाद इसको एंडोर्स कर दिया है, इसको कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। रहमान साहब, 2 इश्यूज आज के हैं। एक अपना जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का आज वर्डिक्ट, और ऊपर मरीम नवाज शरीफ का ये जो मुतालबा है। अगर इनको दोनों अलग बयानी में देखें, अब मैं वकील नहीं हूँ, मेरे जो ऑनरेबल दोनों कलीग बैठे हैं, दोनों का बैकग्राउंड लॉयर कम्युनिटी से होगा, मेरा नहीं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। मेरा सवाल ये बनता है कि मैं इस मेंटेनेबिलिटी पे तो जाता ही नहीं, 4-3 है, 2-3 है, 3-0 है, मैं इस पर नहीं जाना था। मेरा इशू तो ये कि मेरी जिंदगी में जो इस वक्त मसाइल है वो कैसे हल होंगे।
किसी ने आज तक इस पूरी डिस्कशन में अभी तक ये नहीं बताया कि केस की मेंटेनेबिलिटी तो अपनी जगह पे, क्या उसमें जो 2 पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ने जो दिए थे कि जी मैं इस वजह से हम इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं? कोई डिस्कशन किसी ऑनरेबल जज ने ये अभी तक नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिन वजूहात की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन किया था, 2 वजूहात थी, एक उनके पास फंडिंग कोई नहीं थी, और दूसरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अवेलेबल थे, पर्सनल अवेलेबल नहीं थे। वो दोनों इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ने बाय लॉ पढ़ के बता दिए, इश्यूज आपकी जस्टिफाई नहीं करते, इलेक्शन होना चाहिए। किसी ने यह बात नहीं की कि वो जो 2 लिखे पड़े इश्यूज थे, एक तो होता ना कि जी मरियम ने कहा मैं इलेक्शन नहीं चाहती, शहबाज शरीफ कहता हमें हमारा कैपिटल जो है ना, जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो जरा सारा ड्रेन आउट हो गया है। सनाउल्लाह कहता है दुनिया में कैसे हो सकता है कि जनरल इलेक्शन में पंजाब का अलहदा जो नेशनल असेंबली, ये एक अलहदा डिस्कशन है। जो 2 वजूहात इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो दोनों स्टैंड नहीं कर पाए उस वक्त चीफ जस्टिस के सामने। उस फैसले पर डिस्कशन नहीं हो रही, इस पर डिस्कशन हो रही है कि 3-2 क्यों हुए, 4-3 क्यों हुए। और आज जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जो स्टेटमेंट आई है, मेरे ख्याल में तो शायद मरियम नवाज शरीफ को भी इन पॉइंट्स का अंदाजा नहीं था कि जी ये छोड़े के बाद में इलेक्शन कब होना है। पहले देखिए जो इमरान खान या जिस शख्स ने वो तोड़ा है वो क्यों तोड़ा, यानी कि उस लेवल तक पॉइंट लेके चले गए जो शायद उनके जहन में भी ना हो। अब जहां तक मरियम नवाज शरीफ की एक ये जो प्ली है, आप 1997 अगर याद रखें नवंबर में, उस वक्त इनके वालिद बुजुर्गवार जो कि इस वक्त लंदन में बैठे हैं, उन्होंने पंजाब हाउस में सुबह तकरीबन 1000 बंदों को निहारी खिलाई थी और बिरयानी खिलाई थी। और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो इस्लामाबाद पुलिस के जो दस्ते, जो बहादुर दस्ते जिनको तमाम इम्तियाज है, वो यही डल लेडो के साइड पे खड़े हो गए ताकि जी आप चढ़ जाओ। और एग्जैक्ट जो वर्ड है जो उस वक्त मियां साहब ने अपने सपोर्टर्स कहा था, जाके चीफ जस्टिस को लंबा पा दो, यानी सिजाद अली शाह साहब पीछे जाके चाय रूम में छुप गए कि अगर ये हमारी मर्जी का फैसला नहीं देता इसको डंडे मारो। अब ये जो माइंड सेट है डंडे मारने का चीफ जस्टिस को, ये आज का नहीं, ये 26 साल से चल रहा है, ये खून में बह रहा है जी इनके। यानी कि उस वक्त जस्टिस सिजाद अली शाह, फिर जस्टिस खोसा और आज जस्टिस बंदियाल, तीनों चीफ जस्टिस साहबान जब कोई इनके खिलाफ जाता है इनको निकाल दो, इनको मारो, इनको कुटो। ये जो माइंडसेट है ना, इससे निकलना पड़ेगा। आप रहमान भाई बता दीजिए, अगर आज इस वक्त कौम में इंस्टीट्यूशंस सुप्रीम कोर्ट की मानना छोड़ दें, 3-2-4-3 फलाना फलाना छोड़ दें, तो फिर पीछे बचेगा क्या? हमारे पास दुनिया में जो कौमें हैं वो इदारों पे खड़ी होती हैं, वो अपने सुप्रीम कोर्ट पे खड़ी होती हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फॉर एग्जांपल हम यही कह देते 10 अप्रैल 2022 को हम कह देते भाई हम नहीं मानते चीफ जस्टिस बंदियाल का, यही मेंबर्स थे, यही जजेस बैठे थे जिन्होंने हमारे कासिम सूरी का फैसले को ओवर रूल किया था, तो आज पाकिस्तान कहां पे खड़ा था? हम कहते हैं नहीं मानते जी, क्योंकि हम नहीं मानते, गलत फैसला कर रहे। आज मतलब देखिए आपके खिलाफ फैसला है तो आपने कहा रिजाइन कर दो। ये कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है, ये कोई नैब का चेयरमैन नहीं है, ये कोई पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बैठा जो वोटों से आए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। हाउ कैन बी सो एब्सर्ड एंड वियर्ड कि आपने जी रिजाइन कर दो जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक यू। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, दिस इज नॉट योर पॉलिटिकल पार्टी, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हमें जी और जीने दो, लेट अस लिव विद इट जी। ये मेरा पॉइंट है इस पर। इसमें कुछ थोड़ा वो प्रैक्टिकलिटीज का भी जो है वो मामलात होते हैं कि किस वक्त क्या हुकूमत जो है वो क्या बात कर सकती है और अभी कर सकती है या नहीं कर सकती है। बहरहाल एक ब्रेक के बाद में आता है, लेकिन हुकूमत क्या अब ये कहने की पोजीशन में आ गई है कि ये 3-4 का जो है वो फैसला है इसलिए इस पर अमल दरामद नहीं होगा? ये मैं सवाल एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत कुछ कवानीन के अंदर तब्दीलियां करने का भी इरादा रखती है, लेकिन पहले ये जो फैसला है इसका फैसले का क्या बनेगा? हसन रजा साहब, क्या हुकूमत ये कहते हुए जो है वो उस फैसले से इनकार कर सकती है कि क्योंकि हम अब समझते हैं कि ये जो फैसला है वो 4-3 का है, इसलिए इस फैसले पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, और फिर हुकूमत जो है वो तौहीन अदालत से भी बच जाएगी और फैसले पर अमल भी नहीं होगा? क्या ये होता हुआ ऐसा हो सकता है? ये नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि 1 मार्च को जब 5 रुकनी बेंच की जजमेंट सामने आई तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर प्रेस ब्रीफिंग की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से, और 4-3 वाली बात उन्होंने देन एंड देयर की, यानी विद इन 10 मिनट्स आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट दोनों जिम्मेदार लोगों ने 4-3 वाली जो बात है वो कर दी। और साथ ही मुझे याद है कि मैं टीवी देख रहा था और साथ ही ये कहा गया कि हम इसके लिए कोई रिव्यू नहीं फाइल करेंगे क्योंकि हमारी समझ के मुताबिक ये 4-3 की रेशो से फैसला हुआ है। तो उन्होंने रिव्यू भी नहीं की। तो जब रिव्यू भी नहीं की और सारा कुछ, फिर कानून में जब तब्दीली आई है, अब
हुकूमत के पास एक और पता मौजूद है जो वो कर चुके हैं और वो है कानून लॉ बनाना, जो उन्होंने प्रोसीजर लॉ एक्ट बनाया है, उसमें अपील की प्रोविजन दे दी है। हाँ। वर्स्ट कम वर्स्ट अगर उनकी बात अब नहीं भी मानी जाती और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मजबूत जो धड़ा, अब तो धड़ेबंदी है, धड़ा कह लें, लेकिन कानूनी तौर पर क्या उस फैसले से इनकार किया जा सकता है जो कि फैसला चीफ जस्टिस जो है वो दे चुके हैं, या हुकूमत ये कहे कि ये हम इस फैसले को तस्लीम ही नहीं कर रहे, और क्योंकि फैसला तो वो 4-3 का है? सर बात ये है, तो क्या ये लीगल ग्राउंड हो सकता है हुकूमत के लिए? बात ये है कि अगर उन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने पिटिशंस को डिसमिस ना किया होता और ये वर्डिक्ट इन क्लियर सेंस ना आया हुआ होता, तो फिर हुकूमत अगर ये बात करती तो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, फिर ये जो 5 रुकनी बेंच की जो जजमेंट है यही प्रिवेल करती। ठीक है, राइट, हमारी समझ के मुताबिक। मैं ऑन अब्बास साहब, इलेक्शन वैसे होते हुए आपको बतौर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि अदालत की तरफ से फैसला आ गया है, तहरीक इंसाफ अभी भी बात कर रही है एक दिन पे इलेक्शन करा लें, हमसे मुज़ाकरात करा लें, हमसे मुज़ाकरात कर लें, हम तैयार हैं, तो ये इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखें, जो सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम पे बिलीव करती है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, अदलिया पे और इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करती है, वो तो ऑटोमेटिकली सोचे कि इलेक्शन हो नहीं होने। मतलब हम वाहिद जमात हैं जो अपने टिकट्स के इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। खान साहब ने आज तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के आज इंटरव्यूज किए हैं और अगले 7 दिन तक इंटरव्यूज, और इंशाल्लाह 20 अप्रैल को आखिरी डेट है अपने कैंडिडेट्स के टिकट्स के जमा कराने की। तो हम तो बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। हम 297 सीटें हमारी पंजाब की, हम पूरे की 297 सीट्स के ऊपर अपने टिकट जारी, इंशाल्लाह 20 अप्रैल को टिकट जारी करके वो लिस्ट जमा करा देंगे। लेकिन आप सोचने की बात यह है कि अगर रहमान साहब आज सुप्रीम कोर्ट पे आप फॉर एग्जांपल ये रात को टॉक शो कर रहे हैं और आप पूछते हैं किसी भी कानूनदान से कि जी आप समझते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पे डिसीजन होगा, इलेक्शन होंगे नहीं, तो मतलब इसके ऊपर राय देना इन इटसेल्फ एनार्की की निशानी करता है, ये केओस है। यानी कल को एक सेशन जज अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई फैसला इशू करे और वहां का डिप्टी कमिश्नर कहे मैं इस सेशन जज के फैसले को नहीं मानता क्योंकि ये जानिबदार हो सकता है, ये उस वक्त जो माइंडसेट अप्लाई कर रहा था वो ठीक नहीं था, इस तरह तो पूरा का पूरा मुल्क एक हाउस ऑफ कार्ड्स के साथ नीचे गिर जाएगा। ये नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से कहें ये 2 जजेस नहीं बैठने दें इसलिए 9 से 7 कर देते हैं, अब 7 में आके 4 का जो माइंडसेट है वो नहीं मिल रहा इसलिए 3 की बात, और आखिर 3 का जो फैसला आ गया वो मैं नहीं मानूं कि मेरा। देखें, अब सवार वाले दिन का हुक्म जारी हुआ है कि इन्होंने फंड जारी कर रहे हैं। फंड ये है कि गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करना है। अगर कल शहबाज शरीफ और उसकी गवर्नमेंट कहती है कि जी हम पैसे नहीं देने को तैयार और क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, उसकी कार्रवाई आगे जाएगी। अब कल पार्लियामेंट बैठ के 340 रुकनी पार्लियामेंट में से 40 अरकान कहे कि जी हम चीफ जस्टिस के फैसले को नहीं मानते, या कल को काबीना कहे जी हम पैसे देने को तैयार, ये तो फिर सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप मुल्क को अपनी ख्वाहिशात, अपनी हवस के ताबे होके जस्ट बिकॉज कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो गया है, आप इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे, लोग आपको वोट नहीं देना चाहते, महंगाई की लहर है, मिस गवर्नेंस है, आपकी नाअहली है, इस तमाम पॉइंट्स के नीचे आपने दुनिया जहां के कायदे कवानीन निकाली है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। लेकिन इसमें ये तो chaos है। लीगल ग्राउंड अगर का इस तरीके से मुल्क मसला नहीं चल है। सकता फिर। और अब्बास साहब, अब देखिए ये 3 चीजें आ गई हैं और मैं, मेरा ख्याल है ये हैदर वहीद साहब से जरा ये पूछ लूं। एक काबीना का फैसला है, एक पार्लियामान की करारदाद है जिसमें शहबाज शरीफ से कहा गया है कि आपने इस पर अमल दरामद नहीं करना, फिर उसके बाद जो है वो ये फैसले भी आ गए हैं। आज जो इख्तलाफी नोट है और हुकूमत ने जो इस पे लीगल पोजीशन ली है, हैदर वहीद साहब आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास इस फैसले को ना मानने के लीगल ग्राउंड जो हैं वो गवर्नमेंट ने तैयार कर लिए हैं, या आपको लगता है कि ये ऑप्शन ही कोई नहीं है हुकूमत के पास फैसला ना मानने वाली? देखें जी, प्रैक्टिकली तो जब ये अमल दरामद नहीं करेंगे और ईसीपी जाके बताएगी कि हमें पैसे नहीं मिले, तो यही 3 मेंबर बेंच है जो तौहीन अदालत में इनको बुलाएगी या किसी भी और तरह से बुलाएगी, वैसे ही तलब करेगी, जो भी करेगी। तो वहां पे जाके जब ये बोलेंगे कि तौहीन अदालत नहीं है, आपका तो ऑर्डर ही सही नहीं है, तो बोलेंगे आपने ऑर्डर को चैलेंज तो किया नहीं है, रिव्यू फाइल नहीं किया आपने अपील का तो अभी आपके पास हक आया नहीं है कानून साजी से, जब वो आएगा तो आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसको चैलेंज करके खत्म नहीं करेंगे या आप इसको रद्द नहीं करवाएंगे कि 4-3 के बाद ये हो नहीं सकता था, तो ऑर्डर इन द फील्ड तो है, तो आपने फॉलो करना है।
तो पहले जिस तरह मैंने कहा कि उनको देखें, पहले भी जो ऑर्डर आए और अभी तक जो नहीं आए उनके हवाले से कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऑर्डर गलत हैं तो उन पे कार्रवाई करके उनको खत्म करवाएं। 3 मेंबर बेंच का भी जो ऑर्डर है वो जो है वो असेंबली में रेजोल्यूशन से नहीं खत्म होता, वो काबीना के फैसले से खत्म नहीं होता। एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एक और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही सिर्फ खत्म होती है। उसी तरह से जज जो हैं वो आर्टिकल 209 में सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से हटाए जा सकते हैं, वो भी कोई काबीना के फैसले या असेंबली की रेजोल्यूशन से हटाए जा नहीं सकते। हाँ, आईनी तरमीम से मामला हटा के बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन अभी उस तरह की बात जो काबीना का फैसला है और पार्लियामान की करारदाद, ये तो दिस इज मोर सिंबॉलिक, लेकिन ये जो फैसले हैं, जो इख्तलाफी नोट हैं, ये जस्टिस मंदोखेल का, अतर मिनल्ला का या अफरीदी का, क्या ये लीगल ग्राउंड है? आपको लगता है इनफ लीगल ग्राउंड है हुकूमत के पास? देखिए, इन्हीं को इस्तेमाल करके फिर आपको ये 3 मेंबर बेंच के फैसले को चैलेंज तो करना पड़ेगा ना, फील्ड से हटाना तो पड़ेगा ना, चाहे ये जितनी भी स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं। अगर कल को रेफरेंस भी जजों के खिलाफ आप फाइल करके इसको यूज करेंगे तो दलील के तौर पे यूज करेंगे ना कि 4-3 को इन्होंने 3-2 किया, मिसकंडक्ट किया, जो भी किया। मेरे कहने का मकसद ये, देखें अभी वी आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड में अभी जो है ना, ये यहाँ पे सिर्फ ये 4-3-3-2 की बात नहीं है। यहाँ पे हमने ये भी देखना है अवाम कहाँ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, और ये हम बदकिस्मती से एक ऐसी एनवायरनमेंट में इस वक्त हैं कि जो इतनी पोलराइज्ड है कि आज लोग बात करते हैं ये जज इनका, ये जज उनका, ये चैनल उनका, ये एंकर इनका, ये एंकर उनका, ये जनरल इनका, ये जनरल उनका है। हम अभी वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, अपनी आईनी पोजीशंस और अपने हुदूद में जाके रीअसेस करें कि हम मुल्क को ले जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि बिफोर वी नो इट, क्योंकि ये माशी हालात अगर ये ना होते ना तो हम शायद ये तबाही थोड़ी बर्दाश्त कर भी लेते, लेकिन ये परफेक्ट स्टॉर्म अब आ रहा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटल डिसबैलेंस और सोसाइटी में देखें क्या पोलराइजेशन है, इकोनॉमिक जो है वो सब एक दूसरे के फैमिली सारे तूफान मिलकर जो है वो एक बड़ा तूफान जो है वो बन रहे हैं। मैं जरा एक ब्रेक के बाद आता हूं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आगे क्या करना होगा इस बहरान से, ये जो सियासी और आईनी बहरान है, इससे हमें जो है वो निकलना जो है वो किस तरह से है। मैं हैदर वहीद साहब, आपके ख्याल में ये तो अब चले जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो मामला हैं उन पर हमने बात की, लेकिन ये तासुर, और जाहिर बात है 15 जजेस हैं, वो एक कम्युनिकेशन को इतना मसला नहीं होना चाहिए इन ऑनरेबल जजेस के लिए, लेकिन हो ये रहा है कि वो अपने फैसलों में बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कोई कॉन्डक्ट है वो ठीक नहीं है, इंतजामी मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहे। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना होगा और लॉयर्स को क्या करना होगा इस मामले से, इस आईनी बहरान से निकालने के लिए? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह का बहरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो देखा गया हो। अब हम वी आर वेयर वी आर, और जहां हम खड़े हैं अब ये बेंच भी बहुत आगे आ गई है। मेरे ख्याल से कोई रिट्रीट नहीं है अब इस बेंच के लिए। ये तो अपने ऑर्डर को इन्फोर्स कराने जाएंगे फुल थ्रॉटल। उसके लिए चाहे उन्हें तौहीन अदालत का सहारा लेना पड़े, उन्हें ओहदों से लोगों को हटाना पड़े, मेरी पेशन गोई है ये कि ये जाएंगे आगे। दूसरा मेरी ये भी पेशन गोई है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत किसी भी तरह से या तो नैरेटिव लेके शहीद हो जाएगी या फिर जो भी सीना जोरी करके इसको टेक ऑन करके वक्त बाय करेगी, ताकि इस दौरानिये में कुछ IMF हो जाए, कुछ इधर उधर से गारंटियां मिल जाएं, तो कुछ थोड़े बहुत आधे पौने हालात बेहतर हों, कुछ ये प्राइसेस गिरा दें वगैरह। तो वहां भी कोई लचक मुझे नजर नहीं आ रही। तीसरे इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब कुछ कहने को तो लचक अभी दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी तबीयत कोई ज्यादा लचक की नहीं है। ज्यादा चांस अगेन ये है कि उनको भी शायद वो लचक खुद मिले भी ना, जिस हद तक वो दिखाने को तैयार भी होंगे। देखिए, पत्ते सबके पास हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से बेंच भी आगे बढ़ेगी, हुकूमत भी आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट एक वो प्लेयर है, बड़ा प्लेयर, जो कि आप देखेंगे कि सामने बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे उनका पसे पर्दे जो भी रोल हो। अब जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आज मीटिंग थी, ये भी हो सकता था एलामिया आ जाता कि भाई ये हम अमल दरामद नहीं करते,
ये जो है इसमें हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या रेजोल्यूशन जो आया है कि सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करेंगे, ऐसी कोई चीज ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं से भी फौज जो है वो सामने नहीं आ, वो पीछे जो भी उनका रोल है उस पर नहीं अभी बात करते। तवक्को ये कुछ लोगों की, कुछ तजियाकारों की थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से ऐसी कोई बात आई नहीं। लेकिन वो 1997 के साथ जो मवाजने किए जाते हैं उसमें जुडिशरी इतना डिवाइडेड नहीं थी। नहीं, जुडिशरी की डिवीजन ही जो है इस फैसले को कमजोर कर रही है, और तो कुछ भी नहीं है जो कमजोर कर रहा है। तो जुडिशरी, ठीक है, मैं हसन रजा पाशा साहब, ये जुडिशरी के डिवीजन को एक्सप्लॉइट के साथ मवाजने जी जी लेकिन ये जुडिशरी के जो अंदर की डिवीजन है, ये तो मामला ऐसा लग रहा है कि ये सुलझने की बजाय मजीद उलझता जा रहा है। मतलब इसमें हमने पहले जो है वो फैसला देखा, फिर फैसले के बाद आज ये जो इख्तलाफी नोट आया तो बहुत ही जो है वो तशवीशनाक बात है जुडिशरी के अंदर यूनिटी के हवाले से। देखें, मुतअद्दिद बार ये हुआ है कि कई केसेस हुए, लार्जर बेंच, फुल बेंच हुए, उसमें इख्तलाफी नोट भी आए, कोई इतना बुरा नहीं महसूस किया गया, इतना अचंभे की बात नहीं है। हर जज इंडिपेंडेंट माइंड के साथ बैठते हैं और वो उस पर फैसला सादर करते हैं। लेकिन ये जो इख्तलाफी नोट आए हैं, वो इनकी लैंग्वेज, इनका अंदाज, ये सारी चीज़ें किसी बहुत बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा लग रही हैं। इनको एज इट इज़ अगर देखा जाए तो ये खुद बड़ा हाई वॉल्यूम है कि इस हद तक मामलात चले गए हैं, इस हद तक संगीन हो गए हैं कि अब मुझे सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखें, पार्लियामेंट ने इसका डिसीजन नहीं लेना कि ये 4-3 था या 3-2 था। ये डिसीजन किसी और पॉलिटिकल इदारे ने, किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे ने नहीं लेना, मां सिवाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। राइट, टाइम जरा कम है, मैं जरा ऑन अब्बास साहब से भी उनका फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। जी ऑन अब्बास साहब, ये जो कोलिजन कोर्स है इससे कैसे बच सकते हैं? जी जी, देखिए, जहां तक चीफ जस्टिस का मसला है, ये इसलिए नहीं कि उनका डिसीजन है, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट शो किया है। अगर आप उनकी वो 4 दिन की कार्रवाई को देखें जो आखिरी परसों या तरसों डिसीजन से पहले आई थी, कोई पॉलिटिकल कमेंट कहीं से भी मुझे कम से कम चीफ जस्टिस के 3 रुकनी बेंच की तरफ से नजर नहीं आया। ऑल्दो के जब वुज़रा जब भी बाहर निकलते थे सुप्रीम कोर्ट से बाहर, जिस किस्म के बयान वो दे रहे थे, तारड़ साहब बाहर दे रहे थे या मरियम औरंगजेब बाहर देती रही है, मरियम नवाज शरीफ देती रह गई है, दे ट्राइड टू एड फ्यूल टू द फ्यूरी। एंड माजरत के साथ आज के ये जो इख्तलाफी नोट आया है, ये भी कहीं कोई कम रोल प्ले नहीं कर रहा था। एक चीज कहीं सेटल डाउन हो गई थी, डिसीजन की तरफ बात जा रही थी, अचानक से एक नई कंट्रोवर्सी और किराट हो गई। मेरे ख्याल में आई एग्री विद हैदर वहीद साहब के ये गवर्नमेंट चाहेगी कि मंडे को या कल वाले दिन किसी भी दिन सियासी शहीद बनने की कोशिश करे कि जी हम नहीं मानते, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, इस दौरान कहीं ना कहीं पैसे आ जाए और अवाम के बारे जी हमें तो बहुत ठीक है। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, ऑन अब्बास साहब, हैदर वहीद साहब और जो हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर ये जो बलूचिस्तान में बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बलूचिस्तान में एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है। जो मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे, उसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR ने आज अपनी एक जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें यह बताया गया है कि एक बड़े कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के साथ जो है वो गुलजार इमाम उर्फ शंबे को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। और इसकी गिरफ्तारी के हवाले से ये बड़ी कलीदी गिरफ्तारी है, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल जो है वो अरेस्ट थी। ये बरामदा बुगटी का जो है वो नायब भी रहा है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी जो है वो उसका फाउंडर भी है। और जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, इस गिरफ्तारी के बाद ये तवक्को की जा रही है कि उनको बड़ा धचका पहुँचेगा। इस वक्त मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू साहब जो है वो मेरे साथ जो है वो दें, ज़रा उनसे मैं चाहता हूँ इस मामले पर जो है वो बात हो जाए। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, बहुत शुक्रिया। ज़िया लांगू साहब, ये आप बड़े देखते रहते हैं बलूचिस्तान के अंदर जो हालिया दिनों में कुछ बड़ी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं दहशतगर्दी की,
टीटीपी के साथ नेक्सस हो या अफगानिस्तान और भारत के साथ इनके जो है वो ताल्लुकात हों, इस तमाम तनाजुर के अंदर ये गिरफ्तारी क्या अहमियत रखती है, कितनी सिग्निफिकेंट है ये गिरफ्तारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेमन। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे इंटेलिजेंस इदारे, उनकी अगर ये कोशिशें आज से शुरू होती तो इस टाइम ये दहशतगर्द इस मुल्क को खा जाते, ये हमारे दुश्मन ममालिक इस मुल्क को खा जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ऐसी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं जो दहशतगर्दों की कमर टूटती गई है। जिस तरह ये आज की गिरफ्तारी की जिक्र आप कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही है और जो दहशतगर्द इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिन ममालिक से इनको सपोर्ट मिल रही है, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा दचका है। और मैं समझता हूँ इससे दहशतगर्दों की कमर टूट गई है। ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करते थे जो आए दिन मासूम लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अमलों पर मुलविस थे। लेकिन जहाँ तक आप दहशतगर्दी की बात की, मैं आपको पूरी पाकिस्तान की कौम को अपनी तरफ से आपके चैनल की तवज्जुह से एक बात कहता चाहूँ कि चाहे दहशतगर्दी हो चाहे जो सा भी जंग हो, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक सारी कौम एक पेज पर ना हो। उसमें मीडिया हो, उसमें सिविल सोसाइटी, आम पब्लिक हो। जब इस किस्म के दहशतगर्द होते हैं, अभी आप ट्विटर पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें कि इनके माजी की रिकॉर्ड ये खुद क्लेम कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान में ये दहशतगर्द की है, पाकिस्तान के इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। उसी की गिरफ्तारी पर जो है हम फिर जो है अफसोस भी करते हैं और उन पर जो है हम सियासत भी करते हैं। या हम दहशतगर्दी बर्दाश्त करें या फिर दहशतगर्दों को जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके खिलाफ लाई हुई दीवार बनी हुई, उनका साथ देकर दहशतगर्दी का खात्मा करें। जब तक सारी कौम एक पेश पर नहीं होती है, ये जंग मेरे ख्याल में। मगर इसमें ज़ियाउल्लाह लांगू ये फरमाइएगा, ये तो जाहिर बात है ये वो लोग हैं जिनके जो है वो दीगर ममालिक से राब्ते भी हैं, लेकिन हुकूमत ये इशारे भी दे चुकी है कि इनकी जो नाराज़ बलोच हैं उनके साथ जो है वो बातचीत भी हो सकती है। अगर आपके ख्याल में बातचीत हो सकती है तो वो किस जगह पर हो सकती है, किस तरह से जो है वो हो सकती है? देखिए रहमान भाई, रियासत और हुकूमत वही बेवकूफ होंगे कि वो कहते होंगे हम किसी से बातचीत नहीं करते, अपने लोगों से बातचीत नहीं करते, यहाँ जो है हम जो है सिर्फ लड़ाई लड़ेंगे। चाहे मैं अपनी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली हुकूमतों ने, हमारे इदारों ने बारहा कोशिश की है कि इनसे बातचीत करके ये जो है हमने खुद इस माहौल को, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, हमको सबको एक पेज पर होना होगा। जब कोई अगर पॉलिटिकल एहतजाज करता है, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको हम नाराज बलोच कह सकते हैं। कोई आम गरीब आदमी को, कोई नाई को, कोई धोबी को, कोई फोर्सेस को मारता है, आम मीडिया वाले आम नाराज बलोच कह कर उनका मोराल बहुत हाई कर दिया। तो उसकी वजह से वो आज इस मकाम पर आके पहुंच गए। वो पहले दिन से टेररिज्म कर रहे थे, टेररिस्ट हमारे दुश्मन ममालिक की आंखों में खेल रहे थे। हमने अपनी पॉलिटिक्स की खातिर अपने मुल्क के वकार के साथ खेल कर इनको आज उस हद तक पहुंचाया है कि आप बता दें मुज़ाकरात की बात। आज आपको अगर कोई कहे कि जाकर आप इनसे मुज़ाकरात करें, उनका डिमांड होता है खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान को तकसीम करें, आप मानोगे? ये नाराज बलोच है। नाराज बलोच तो ये नहीं, मैकून कौम जो है पंजाब में भी है, केपी में भी है, सिंध में भी है। हम भी कहते हैं ज्यादतियां हुई हैं, हम भी कहते हैं उनका अजाला किया जाए। उसका ये मतलब नहीं हम हथियार उठाकर अपने मुल्क की जड़ों को खत्म करें, अपने मुल्क के तालीमियत के साथ हम खेलें। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, हमसे जो है वो बात कर रहे थे, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।